बच्चों कल तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, जिसमें पहला मेथड हमने करवाया था एल्केन से, ठीक है। दूसरा स्टार्ट किया था हमने एल्कीन से, जिसमें हमने डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे हेलो एल्कीन बनाना फ्रॉम एल्कीन, और उसका जो बी पार्ट हमने करवाया था हेलोजन अम्लों की सहायता से। हेलोजन अम्लों की सहायता से। ठीक है। इसका एक छोटा सा पोर्शन हमने आपसे डिस्कस भी किया था। जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो, सिमेट्रिकल का मतलब जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं समान हो, वो हमने डिस्कस कर लिया था आपसे। और हेलोजन अम्लों की रिएक्टिविटी का क्रम भी बता दिया था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI, HBr, HCl, HF। ठीक है। यानी जो रिएक्टिविटी क्रम है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोजन अम्लों में हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जैसे इसमें देखिए HI, इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये जितनी आसानी से टूटेगा, जितनी इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, अभिक्रिया उतनी फास्ट होगी, ठीक है। और इसमें हमने कल आपको यह अभिक्रिया करवाई थी, जिसमें ये कहा था कि भी HBr में हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और Br पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉइंट की वजह से ये क्या करता है, इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Whenever this hydrogen approach to carbon, ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके और अपने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है। उसमें ये जो दोनों बॉन्ड हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर टू एनी वन कार्बन, किसी एक कार्बन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए अट्रैक्ट कौन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो जो दूसरा वाला कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान रख लेना, बिल्कुल एक पेट लाइन है, ठीक है ना। जैसी संगत होगी, ठीक है ना, या जैसा आपका जैसा मालिक होता है उसके अंदर काम करने वाले भी वैसे ही होंगे, फिक्स है बिल्कुल। तो जब अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैक करने वाली चीज है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जब ये अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो इंटरमीडिएट बनाएगा, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा।
ठीक है ना, समझ में आया? जैसे हमारे इंडिया में देखिए डच आए तो उनका कल्चर आ गया, है ना? जिन्होंने अटैक किया वो अपनी कल्चर लेकर के आते हैं या नहीं? तो वैसे बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ रटना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि जो भी अटैकिंग एजेंट होगा वो इंटरमीडिएट को उसी तरीके का बना देगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव वाला अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, नेगेटिव वाला अटैक कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और अगर मुक्त मूलक अटैक कर रहा है तो मुक्त मूलक बनाएगा, यानी फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ पे इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और अब यहाँ पे एक कंपोनेंट आपका ये बाकी है, क्या? Br नेगेटिव, एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट चार्जेस, तो इसके साथ Br नेगेटिव जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपने कल बनाया, ठीक है ना, इस रिएक्शन को आपने पढ़ लिया। समस्या मैंने आपको बताया था तब आएगी जब एल्कीन एसिमेट्रिकल हो, असममित हो, यानी जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के बोथ साइड में कार्बन्स की संख्या अलग अलग हो, कार्बन की संख्या अलग अलग हो, वहां पे क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसकी अपनी एक खुद की रेजियो केमिस्ट्री होती है। यानी ये अभिक्रिया कैसी होती है? रेजियो सेलेक्टिव होती है, और उसमें भी रेजियो स्पेसिफिसिटी दिखाती है। ठीक है ना, उसके बारे में हालांकि आपके 12th लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होता है। ठीक है, इतना समझिए कि रेजियो स्पेसिफिक या रेजियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है जहां पे अटैकिंग एजेंट दो में से किसी एक पॉइंट पे अटैक करता है, यानी पॉसिबिलिटी दोनों पे होती है बट अटैक किसी एक पे करता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, दिस H पॉजिटिव में आइदर अटैक ऑन दिस कार्बन और दिस कार्बन, दोनों में से किसी एक पे अटैक कर सकता है। ठीक है ना, तो जहां पे कोई ऐसा सिलेक्शन करना होता है उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर रेजियो सेलेक्टिविटी। इस अभिक्रिया में क्या है? रेजियो सेलेक्टिविटी। तो अब आगे हम देखेंगे असममित यानी एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक रूल पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपने 11th में पढ़ा है तो यहाँ सिर्फ एक रिवीजन आपको करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर ढंग से पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अब ये रिएक्शन है, यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड, डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एक कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के दूसरी तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, जब ये वाली सिचुएशन हमने बताई थी इनिशियल रिएक्शन में, इससे पहले वाली रिएक्शन में प्रीवियस में, तो वहां पे आपने क्या देखा था कि बोथ द कार्बन्स हैव सेम एटमॉस्फेयर, दोनों का एटमॉस्फेयर सिमिलर था। हाइड्रोजन मे बी अटैक ऑन दिस, या इस पे किसी न किसी कार्बन पे अटैक कर सकता, दोनों सिमिलर। क्या यहाँ पे दोनों कार्बन जो डबल बॉन्डेड है क्या ये सिमिलर है? नहीं। ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी नेचर का है, और ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी नेचर का। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? H पॉजिटिव इस वाले कार्बन से जुड़ेगा या इस वाले कार्बन से जुड़ेगा? सेकेंड वाले कार्बन से, बच्चे बता दें। देखो
हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। उसको क्या चाहिए? नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन उस पर जुड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा किस पे, क्योंकि मैंने बताया जब पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा तो इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है ना। तो या तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। अब यहां पे दो कंडीशन है, ठीक है ना। दो कंडीशन से रिएक्शन की रेडियो स्पेसिफिसिटी या रेडियो सेलेक्टिविटी तय की जाती है। पहला जो पार्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। यहां मैं दोनों लिख रहा हूं। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और जो दूसरी कंडीशन है जिसके द्वारा आप तय करते हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट होती है, ठीक है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट होती है। जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं पार्शियली, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो पहले तो आप ये बताइए इसमें इंटरमीडिएट बनेगा क्या? इंटरमीडिएट आपको मैंने कहा था 3 कर लेना, 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुक्त मूलक, कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन, और दूसरा कार्बोरेनायन, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है? H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है यानी पॉजिटिव वाला अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहेंगे? कार्बोधनायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? धन आयन। तो कार्बोधनायन जो है वो जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के आधार पे हमें तय करना होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, ठीक है। और इसी को डिफाइन करने के लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट यानी अटैकिंग एजेंट का नेगेटिव पार्ट, ऋणात्मक भाग, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन में, योगात्मक अभिक्रिया में ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसमें ऋणात्मक भाग कौन सा है? Br नेगेटिव। जब आप यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ब्रोमीन इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो किसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, इस कार्बन से या इस कार्बन से? बीच वाले पे ना, तो वहां पे जुड़ेगा ब्रोमीन और किनारे वाले पे जुड़ेगा हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नाम क्या है इसका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का कहाँ काम है और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये कैसे रिएक्टिविटी को तय करते हैं? तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये याद रखना, किसी भी कार्बन के साथ या सब्सटेंस के साथ जब एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, CH3 ग्रुप जुड़ता है, C2H5 ग्रुप जुड़ता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कार्बन की तरफ रिपेल करता है, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या इधर वाले इलेक्ट्रॉन यानी इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन क्या सेकेंड कार्बन की साइड में शिफ्ट हो सकते हैं? इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसके ऊपर भी कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ के इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है? रिपल्सन हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। इसीलिए जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई वाला, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इस साइड से, ये वाला से। ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन दोनों में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन मैंने देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया है इस एरो पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस वाले कार्बन के पास। ठीक है ना? अच्छा, जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी के पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यानी हाइड्रोजन जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। ठीक। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इस बीच वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इसका था। ठीक है ना? और अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले गए, तो बीच वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होगा या नहीं? इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अभी मैकेनिज्म देखते हैं, फिर समझ में आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट होगी। समझ में आया? दूसरी कंडीशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन गलती से मान लीजिए इसके पास चले भी आते, यानी यहां पे देखिए, यहां मैं दोनों मेथड, दोनों कंडीशन या दोनों ऑप्शन बता रहा हूं आपको। ठीक है। पहली सिचुएशन कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाए। अगर इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं
तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोधनायन, ये कैसा है? प्राइमरी है। और ये वाला कैसा है? जरा बताना, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं भाई, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का क्रम सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सेकेंडरी। तो इसीलिए इंटरमीडिएट भी भाई किसी भी रिएक्शन में वही प्रोडक्ट बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और यही कार्बोकैटायन बनता है। तो जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तो बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे ब्रोमीन जाकर के मिल जाएगा। कर लिया नोट? आगे चले, इसकी मैकेनिज्म देखिए तब समझ में आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले HBr एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव बनता है और साथ में Br नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड स्टेप में H पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहां दोनों लिख रहा हूं, क्या क्या बन सकता है इसमें? CH3 CH, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो जाए, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। लेकिन क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, इसलिए बहुत थोड़ा सा बनेगा। तो मैं माइनर प्रोडक्ट को छोड़ दें, ठीक है ना, सिर्फ मेजर वाले पे आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो पार्ट आएगा, Br नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHBr CH, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक हैशटैग और लिख लो, हैशटैग का जमाना आजकल। ठीक है, क्या इंटरनल रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है? इंटरनल रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है।
कैसे? अब यहां देखिए, इस अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनेगा? कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट नोट कीजिए। और क्यों बना ये अभी मैकेनिज्म में बताते हैं। इसका यूपीएससी नेम 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। ब्रोमो 2-मेथिल ब्यूटेन। अब ये क्यों बना भाई? नॉर्मली अगर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल चले हम, तो यहां पे ब्रोमीन जुड़ना चाहिए था और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाना चाहिए था। मतलब एज एक्सपेक्टेड बाय मार्कोनिकॉफ रूल वो क्या होना चाहिए? यहां पे क्या जुड़ना चाहिए था? ब्रोमीन। और यहां पे क्या जुड़ना चाहिए था? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो सही जगह जुड़ा है, ब्रोमीन ऐसे यहां क्यों जुड़ गया? तो इसमें क्या हुआ है? इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। और ये सभी बच्चे लिखना छोड़ के पहले ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कार्बोथानायन बन रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्या सावधानी बरतनी है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस कार्बन के चारों डायरेक्शन में, यानी चारों तरफ ये देख लीजिए कि कहीं पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन पे जाकर के ज्यादा स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो पहले कार्बोकैटायन को स्टेबल कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप कीजिए। देखिए यहां क्या कंपाउंड था बेटा? इसको मैं अलग करके लिख रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए, ठीक है? यही था ना? अब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? H पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा,